एनी फ्रैंक एक जर्मन लड़की थी। वह जन्म से यहूदी यानी जूइश गर्ल थी। यह डायरी उसने तब लिखी जब वह अपने परिवार के साथ और 4 दोस्तों के साथ एम्स्टर्डम में छिपी हुई थी, जब दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी ने नीदरलैंड पर अधिकार किया। उसकी फैमिली जर्मनी में नाजी लोगों की पावर बढ़ने पर वहां से एम्स्टर्डम में चली गई, लेकिन वे लोग वहां जाकर भी फंस गए क्योंकि नाजियों ने नीदरलैंड पर भी अधिकार कर लिया था। जब यहूदी लोगों पर नाजियों के अत्याचार बढ़ने लगे तो यह फैमिली जुलाई 1942 में उसके फादर ऑटो फ्रैंक के ऑफिस की बिल्डिंग में जाकर छिप गई। 2 साल तक वहां छिपे रहने के बाद नाजियों को इसकी खबर मिल गई कि वे लोग यहां पर छिपे हुए हैं और उन्हें पकड़ लिया गया, और इसके बाद उन्हें कंसंट्रेशन कैंप ले गए जहां एन को टाइफाइड होने की वजह से उसकी मौत हो गई। जर्मनी के तानाशाह यानी डिक्टेटर एडोल्फ हिटलर ने किस तरह यहूदी लोगों यानी जूस पर जुर्म ढाया है, ये बात सारी दुनिया जानती है। हिटलर ने यहूदी लोगों को मौत के घाट उतारने के लिए कंसंट्रेशन कैंप को बनवाया था, जिसमें यहूदियों को बंद करके उनकी जहरीली गैस के जरिए हत्या कर दी जाती थी। हिटलर के क्रूर शासनकाल में करीब 60 लाख यहूदियों की हत्या की गई, लेकिन कुछ खुशकिस्मत लोग ऐसे भी थे जिनके पास सही समय पर मदद पहुंची और उन्हें बचा लिया गया। उसके पिता ऑटो फ्रैंक, जो अब केवल अकेले ही बचे थे, वह युद्ध के खत्म होने के बाद एम्स्टर्डम वापस लौट आए और उन्होंने देखा कि एन की डायरी वहां पर रखी थी। उसके फादर ने सोचा कि केवल एक यही रिकॉर्ड था जो अब बाकी बचा था, इसलिए उसने इस डायरी को डायरी ऑफ अ यंग गर्ल के नाम से इंग्लिश में पब्लिश करवा दिया। यह डायरी एनी फ्रैंक को उसके 13वें जन्मदिन पर दी गई थी और इसमें उसके जीवन की 12 जून 1942 से लेकर उसकी आखिरी एंट्री यानी 1 अगस्त 1944 तक की सारी मेन घटनाएं लिखी हुई थीं। यह डायरी डच लैंग्वेज में लिखी गई थी। इसका डच लैंग्वेज से कई दूसरी भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया और आगे चलकर यह डायरी संसार की सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब बन गई। इस डायरी पर आधारित कुछ फिल्में, टेलीविजन प्रोडक्शन, थिएटर में किए जाने वाले नाटक और एक ओपेरा भी बनाया जा चुका है। इस डायरी को पढ़ने से हमें मालूम पड़ता है कि यह लड़की काफी ज्यादा समझदार थी और इसमें चीजों को अच्छी तरह से समझने की भी क्षमता थी, और उसने इस डायरी में जो घटनाएं उसके साथ हुई उनके बारे में काफी बारीकी से लिखा है। एनी फ्रैंक होलोकास्ट की सबसे ज्यादा जानी मानी और चर्चा में आने वाली विक्टिम यानी शिकार बन चुकी है। होलोकॉस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान यूरोप में रहने वाले यहूदियों का नरसंहार यानी हत्या करना था। 1941 और 1945 के बीच नाजी जर्मनी और उसके सहयोगियों ने जर्मन कब्जे वाले यूरोप में लगभग 6 मिलियन यहूदियों की पूरे सिस्टम के साथ कई सारे जहरीले गैस चैम्बर्स बनाकर हत्या कर दी, जो यूरोप की यहूदी आबादी का लगभग 2/3 यानी 2/3 पॉपुलेशन थी। चलिए अब यहां से आगे अपना चैप्टर शुरू करते हैं। एन फ्रैंक कहती है कि मेरे जैसी लड़की के लिए डायरी लिखना वाकई में एक अजीब एक्सपीरियंस है। इसका एक कारण तो ये है कि इससे पहले मैंने कभी कुछ भी नहीं लिखा है, और दूसरा कारण ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं डायरी में लिख तो रही हूँ, लेकिन आगे चलकर ना तो मैं खुद और ना ही कोई और आदमी या कोई और व्यक्ति मेरे जैसी एक 13 साल की स्कूल की लड़की के आइडियाज़ में इंटरेस्ट लेगा। यानी कि कोई मेरी बातों को क्यों पढ़ेगा। मेरे लिखने का कोई ख़ास महत्व यानी इम्पॉर्टेंस नहीं है, लेकिन मेरा दिल और मेरा मन बहुत ज़्यादा भारी हो रहा है, इसलिए मैं डायरी लिखना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे अपने मन को हल्का करने की ज़रूरत है। मुझे अपने मन में चल रहे विचारों को और चीज़ों को बाहर निकालने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि किसी व्यक्ति का मन तभी हल्का होता है जब वह अपने मन की सारी बातें किसी को बता दे। लेकिन मेरे पास अपने मन की बात बताने के लिए तो कोई नहीं है, इसलिए मुझे यह डायरी लिखनी पड़ रही है। मेरा कोई रियल फ्रेंड नहीं है, इसी वजह से मैं डायरी लिखना चाहती हूँ। मैं इस बात को भी जानती हूँ कि कागज़ में मनुष्यों से ज़्यादा सहनशीलता होती है। अगर आप अपनी किसी बात को किसी से कहते हैं तो हो सकता है कि वह आपकी बात किसी और से जाकर कह दे, लेकिन अगर आप इस बात को कागज़ में लिख देंगे तो कागज़ किसी और से आपकी बात नहीं कह सकता जब तक कि कोई आपकी डायरी को खोलकर उसे पढ़ न ले। मेरी यह प्लानिंग है कि हर व्यक्ति मेरी इस डायरी को पढ़े जब तक कि मुझे एक रियल फ्रेंड नहीं मिलता। अगर मैं साफ साफ कहूँ तो कोई भी मेरी इस बात पर भरोसा नहीं करेगा कि मैं इस संसार में बिल्कुल अकेली हूँ, और यह बात यकीन करने लायक है भी नहीं, क्योंकि मैं अकेली हूँ भी नहीं। मेरी मॉम है, 16 साल की एक बहन है
और लगभग 30 लोग ऐसे हैं जिन्हें मैं अपना फ्रेंड कह सकती हूँ। मेरा पूरा परिवार है, मेरी चाचियाँ हैं और एक अच्छा घर है। ऊपर से देखने में तो ऐसा लगता है कि मेरे पास सब कुछ है, सिवाय एक सच्चे दोस्त के। जब भी मैं अपने मित्रों के साथ होती हूँ तो मैं केवल मौज मस्ती के बारे में ही सोचती हूँ। मैं केवल अपनी साधारण लाइफ और रोजाना की चीज़ों के अलावा किसी और के बारे में नहीं सोच सकती। मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ कुछ पर्सनल चीज़ें भी शेयर नहीं कर सकती। मुझे ऐसा लगता है कि वे मेरी फ्रेंड्स तो है लेकिन सच्ची दोस्त नहीं है, क्योंकि फ्रेंड और ट्रू फ्रेंड होने में काफ़ी अंतर होता है। और मुझे लगता है कि मैं और मेरी फ्रेंड्स इससे ज़्यादा और नज़दीक नहीं आ सकते, और यही एक समस्या है। फिर भी असलियत तो यही है, और यह असलियत बदली नहीं जा सकती। यानी कि मुझे डर रहता है कि मेरे द्वारा बताई गई बातें कहीं मेरी फ्रेंड मेरे घर वालों को या किसी और को ना बता दें। इसलिए मैं अपनी बात अपने मन में ही रखती हूँ, और यही कारण है कि मैंने डायरी लिखना शुरू किया है। मैं इस डायरी को ऐसे यूज़ नहीं करना चाहती जैसे कि बाकी के सारे लोग उसे करते हैं, बल्कि मैं तो यह चाहती हूँ कि यह डायरी मेरी सच्ची मित्र बने, और मैं इस डायरी को किटी कहकर पुकारूंगी। अगर मैं यह डायरी लिखने बैठ गई तो कोई भी मेरे द्वारा लिखे गए एक भी शब्द को नहीं समझ पाएगा। इसलिए बेहतर होगा कि मैं अपनी लाइफ के बारे में ही कुछ बता दूं। हालांकि मुझे ऐसा करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मैं अपने पापा की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ। उन्होंने मेरी मम्मी से तब तक शादी नहीं की थी जब तक कि वह 36 ईयर्स के नहीं हो गए, और मम्मी 25 ईयर्स की नहीं हो गई। मेरी सिस्टर मार्गोट का जन्म जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट में 1926 में हुआ था। मेरा जन्म 12 जून 1929 को हुआ। 4 साल की होने तक मैं फ्रैंकफर्ट में रही। मेरे फादर 1933 में हॉलैंड में जाकर बस गए। मेरी मम्मी का नाम ईडिथ हॉलैंडर फ्रैंक है। मम्मी पापा के साथ रहने के लिए सितंबर में गई, और मेरी बहन मार्गो और मैं अपनी दादी माँ के साथ रहने के लिए आचन चली गई। मार्गो दिसंबर में हॉलैंड चली गई थी, और मैं उसके पीछे पीछे फरवरी में उसके बर्थडे के टाइम पर वहाँ चली गई। मैंने मॉन्टेसोरी नर्सरी स्कूल में पढ़ाई शुरू कर दी। मैं वहाँ 6 ईयर्स की एज तक रही। उस समय मैंने फर्स्ट क्लास की पढ़ाई शुरू की थी। मिसेस कूपेरस 6th क्लास में मेरी क्लास टीचर बनी। वह हेड मिस्ट्रेस भी थी। 1941 की गर्मियों में मेरी दादी माँ बीमार हो गई और उनका ऑपरेशन करवाना पड़ा, इसलिए उस साल मेरा बर्थडे नहीं मनाया गया। 1942 में मेरा बर्थडे काफ़ी धूमधाम से मनाया गया, और मैंने अपने बर्थडे पर अपनी मोमबत्तियों के साथ दादी माँ की मोमबत्तियाँ भी जलाई। हम चारों लोगों की हेल्थ अभी भी अच्छी है, और इसी के साथ में आज की तारीख सैटरडे 20 जून 1942 पर आती हूँ। माय डियर किटी, आज हमारी पूरी क्लास डर की वजह से कांप रही है, और उसका कारण ये है कि एक मीटिंग होने वाली है, और उस मीटिंग में टीचर्स ये डिसाइड करेंगे कि कौन सा बच्चा अगली क्लास में जाएगा और किस बच्चे को पीछे ही रखा जाएगा। हमारी लगभग आधी क्लास तो इसी बात पर शर्त लगा रही है। मैं और मेरी सहेली GN हमारे पीछे बैठे हुए 2 लड़कों जाक्स और CN के ऊपर हंस रही है, क्योंकि उन दोनों ने अपनी छुट्टियों के दौरान होने वाली साड़ी बचत को इस शर्त के ऊपर लगा दिया है कि कौन पास होगा और कौन फेल होगा। सुबह से लेकर रात तक यही चलता है कि क्या तुम पास हो जाओगे? कोई कहता है नहीं, मैं नहीं पास हो पाऊंगा, शायद तुम पास हो जाओगी। तो फिर कोई कहता है कि नहीं, मैं तो पास नहीं हो पाऊंगा, क्या तुम पास हो जाओगे? और यही सारा दिन चलता रहता है। अगर रियल में देखा जाए तो इतने सारे बच्चे मूर्ख हैं कि लगभग 1/4 क्लास को पीछे रोक लेना चाहिए। लेकिन टीचर लोग ऐसे लोग होते हैं जिनके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते कि उनके दिमाग में किसी बच्चे को लेकर क्या आ जाए और वह कब कौन सा डिसीजन ले लें। मुझे अपनी और अपनी सहेलियों की इतनी चिंता नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम है कि हम तो पास हो जाएंगे। केवल एक सब्जेक्ट के बारे में मुझे यकीन नहीं है, और उस सब्जेक्ट का नाम है मैथ्स। मैं उसमें पास भी हो सकती हूँ और फेल भी हो सकती हूँ, लेकिन मैं सिवाय इंतज़ार करने के कुछ भी नहीं कर सकती। और हम एक दूसरे को हिम्मत देते हैं कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग पास हो ही जाएंगे। जहाँ तक मेरी बात है तो मेरी अपने सारे टीचर्स के साथ काफ़ी अच्छे से बनती है। हमारे टोटल 9 टीचर्स हैं, 7 मेल्स एंड 2 फीमेल्स। हमारे मैथ्स के टीचर का नाम है मिस्टर कीसिंग। यह एक बूढ़ा आदमी है, और ये पिछले कई सालों से मुझसे नाराज़ था क्योंकि मैं क्लास में बहुत बोलती थी। इसने मुझे कई बार वार्निंग दी कि मैं क्लास में ना बोलूं, और उसके बाद उसने मुझे घर पर करने के लिए फालतू का होमवर्क भी दिया।
एक बार उसने मुझे एक ऐसे लिखने के लिए कहा जिसका टॉपिक था अ चैटर बॉक्स, यानी कि एक बात करने वाला बच्चा। मैंने उस टॉपिक के बारे में ज़रा भी चिंता नहीं की। मैंने सोचा कि इसके बारे में बाद में सोचेंगे। मैंने अपनी नोटबुक निकाली और उसमें उस टॉपिक का नाम नोट कर लिया। फिर मैंने उसको बाद में वापस रखकर चुप रहने की कोशिश की। शाम को घर के दूसरे काम करने के बाद मुझे ध्यान आया कि मुझे वह ऐसे भी लिखना था। मैंने अपने पेन की पीछे की नोक को चबाते हुए इस टॉपिक पर सोचना शुरू कर दिया। लिखने को तो बीच बीच में स्पेस देकर काफी कुछ लिखा जा सकता था, लेकिन असली बात तो इसमें थी कि मैं टीचर को इस बात को कैसे प्रूव करूं कि हमारे लिए बोलना जरूरी है। फिर मेरे मन में कुछ आइडिया आया और मैंने होमवर्क के 3 पेज कंप्लीट कर लिए और मैं सेटिस्फाइड हो गई। मैंने उसमें लिखा था कि बोलना तो स्टूडेंट का एक लक्षण होता है और मैं इसे अपने कंट्रोल में रखूंगी, लेकिन मैं इसे पूरी तरह से कभी नहीं छोड़ सकती क्योंकि मेरे अंदर मेरी मॉम की कुछ आदतें हैं और मेरी माँ भी इतना ही बोलती थी जितना कि मैं बोलती हूँ, और इस चीज़ को लेकर मैं कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि ये चीज़ मुझे मेरी माँ से विरासत में प्राप्त हुई थी। यानी कि मेरी माँ के कुछ गुण यानी क्वालिटीज़ मेरे अंदर आ गई थी जिसकी वजह से मैं इतना बोलती थी। जब मेरे टीचर ने इसे पढ़ा तो उन्हें बहुत हंसी आई, लेकिन जब मैं अगले लेक्चर में फिर से बोलने लगी तो उन्होंने मुझे दोबारा एक ऐसे दे दिया। इस बार इसका टॉपिक था एन इनकॉरेजिबल चैटर बॉक्स, यानी कि एक ऐसा बात करने वाला बच्चा जिसे कभी भी नहीं सुधारा जा सकता। मैंने इस होमवर्क को भी कंप्लीट कर लिया और अपने टीचर को दे दिया, और उन्होंने अगले 2 लेक्चर्स तक कोई शिकायत नहीं की। लेकिन जब मैं 3rd लेक्चर में भी बोल रही थी तो उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने मुझे क्लास में बोलने के लिए पनिशमेंट दी, और पनिशमेंट के रूप में उन्होंने मुझे एक ऐसे लिखने के लिए कहा जिसका टॉपिक था क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। यह बात सुनते ही पूरी क्लास के बच्चे हंसने लगे, इसलिए मुझे भी हंसना पड़ा। हालांकि इस टॉपिक पर काफ़ी सारा लिखने के बाद अब मेरे मन में कोई आइडिया नहीं आ रहा था कि मैं अब इसके ऊपर क्या लिखूं। मेरी सहेली जिसका नाम था सन्ने और वह पोएम लिखने में एक्सपर्ट थी, उसने मुझसे कहा कि इस टॉपिक को पोएम की फॉर्म में लिखो, यानी कि कविता के रूप में लिखो। यह सुनकर मुझे काफ़ी खुशी हुई। मेरे टीचर मेरे साथ मजाक करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब मैंने ये डिसाइड कर लिया कि अब इसका उल्टा होगा, यानी कि मजाक मेरे साथ ना हो करके उन्हीं के साथ होगा। लास्ट में मैंने अपनी पोएम फिनिश कर ली और यह पोएम बहुत सुंदर थी। यह पोएम एक मदर डक और फादर स्वान के बारे में थी जिनके 3 छोटे छोटे बच्चे थे, और वे बच्चे फादर के द्वारा पीट पीट कर मार दिए गए क्योंकि वे बहुत ज़्यादा बोलते थे। मैंने देखा कि इस पोएम को पढ़ने के बाद मिस्टर कीसिंग का नेचर मेरे प्रति बदल चुका था। फिर उन्होंने उस पोएम में अपनी तरफ से थोड़ा बहुत और कुछ ऐड करके उसे मेरी क्लास में सुनाया और बाकी की दूसरी क्लासेस में भी सुनाया। इसके बाद से उन्होंने मुझे क्लास में बोलने की परमिशन दे दी और मुझे घर से कोई एक्स्ट्रा होमवर्क करने के लिए भी नहीं दिया, और उन पर इस पोएम का इतना असर पड़ा कि अब वह आजकल हमेशा मजाक करते रहते हैं। मेरी आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अपने कमेंट भेजते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।